जय हिंद गाइस। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ में हम इसमें कवर करेंगे इसके सारे फैक्ट्स, बैकग्राउंड, कॉजेज और इसके आउटपुट। ये आपके प्री मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और जो भी अदर एग्जाम्स के लिए इसमें सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हम इसे स्टोरी फॉर्म में कवर करेंगे और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात करें। देखो, क्रिप्स मिशन हमारा ना लगभग फेल ही हो गया था। वर्ल्ड वॉर 2 भी में ब्रिटिश एंगेज थी, तो कोई रियल कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म यहाँ पे आ नहीं रहा था। तो और जो जापान था वो ब्रिटिश के ऑलरेडी अगेंस्ट था, तो इंडिया को ये भी खतरा था इंडियंस को कि भाई जापान का हमारे इंडिया में इन्वेजन ना हो जाए अगर ब्रिटिश हार जाए तो। ठीक है, ब्रीडिंग के कारण हमें इंडिया में इम्पैक्ट पड़ते हैं क्योंकि वहाँ वर्ल्ड वॉर चल रहा था, लेकिन यहाँ की इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट हो रही थी। इंडियंस के जो लीडर्स होते हैं वो सोचते हैं कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो वो इंडियन चाहते हैं कि अब यूके को हटाना पड़ेगा, वरना हमारी जो इन्वेजन जापान का यहाँ पे हमारे इंडिया में हो सकता है। ठीक है, तो अभी क्या होता है, तो कुछ लीडर्स कलेक्ट होते हैं और वहाँ कहाँ पे कलेक्ट होते हैं, वर्धा पे कलेक्ट होता है। जुलाई 1942 पे कलेक्ट होते हैं और यहाँ से एक रेजोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ वर्धा रिजोल्यूशन, जहाँ क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन के नाम से भी इसे जाना जाता है, वर्धा रेजोल्यूशन को। ठीक है, वर्धा कहाँ पे पड़ता है आप पूछोगे, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो अब क्या होता है, गांधी जी यहाँ से पूरा मूवमेंट लॉन्च करते हैं, गांधी जी। ठीक है, मूवमेंट जैसे वहाँ से लॉन्च करेंगे वो, फिर ग्वालियर टैंक 9 अगस्त 1942 को वो ये मूवमेंट को लॉन्च करते हैं। तो इसमें क्या होता क्या है, इसके ऑफिशियल लॉन्च में ये बोलते हैं, यहाँ पे स्पीच में बोलते हैं, या तो करो या तो मरो, डू और डाई। यहीं पे गांधी जी ने स्लोगन दिया था, डू फॉर नेशन, डाई फॉर नेशन। ठीक है, इसका कई लोग सपोर्ट नहीं करते, जैसे सी राजगोपालचारी रिज़ाइन कर देते हैं और बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इस चीज़ का उनके अलग कारण थे। तो अब क्या होता है, यहाँ पे नेगोशिएशन करने की कोशिश करते हैं वाइसरॉय के साथ। उस समय वाइसरॉय कौन थे हमारे, लिंकन गो। ओके, ठीक है, हमारे वाइसरॉय उस समय ये थे, उनके सामने कोई भी आउटपुट नहीं निकलता है। तो अब गांधी जी ने बोल दिया था कि भाई देखो, तुम या तो अपने हिसाब से चीज़ें करो या तो मरो। तो ये गांधी जी की स्पीच से पूरी जनता मोटिवेट हो चुकी थी इस चीज़ से। तो अब इसमें गांधी जी के मेन रूल्स ये भी थे कि भाई तुम अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुमको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है जॉब को। तुम यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हो सपोर्ट कर सकते हो इंडियंस का, और ब्रिटिश के खिलाफ वहीं आंदोलन कर सकते हो। सोल्जर्स को बोला कि तुम वहीं पे अपना आंदोलन चालू करो जहाँ से भी तुमको ब्रिटिश का रिजेक्ट करना स्टार्ट करो, उनके ऑर्डर्स को। पीजेंट्स को भी यही बोलते हैं कि भाई तुम वहीं पे लैंड रेवेन्यू देना बंद कर दो। ऐसे अलग अलग जगह पे ये रिवॉल्ट सामने आता है। तो मतलब इस बार ये अलग चीज़ थी कि भाई तुम्हें अपनी सर्विसेज नहीं छोड़नी है। स्टूडेंट्स वगैरह भी न्यूज़पेपर वगैरह बांटने लग जाते हैं ताकि पूरे हर जगह ये सब चीज़ें एक मोटिवेशन बना रहे सबको कि भाई ये मूवमेंट सीरियस लो सब लोग, और हमें इसमें आगे करना है, इसका कुछ निकालना है आउटपुट। ठीक है, गांधी जी यहाँ पे ये भी कहते हैं कि भाई देखो, हर जगह कांग्रेस के जो लीडर्स हैं ना, अगर मान के चलो उनको जेल में डाल दिया जाता है ना, तो आप लोग स्वयं ही अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। आपको इंडिविजुअली ये मूवमेंट चलाना होगा, वो आपके खुद के दिमाग से इंडिपेंडेंटली चलाना होगा अगर हम जेल चल जाते हैं तो वैसे ही होता है। कुछ कांग्रेस लीडर्स को यहाँ पे जेल में डाल दिया जाता है, जैसे कि गांधी जी को भी डाल दिया जाता है। और गांधी जी को कहाँ डाला जाता है जेल में, आगा खान पैलेस में। जेल नहीं होता, मतलब वहाँ पे उनको रख दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे गांधी जी प्लेस हो जाते हैं और बाकी लीडर्स भी जेल में चले जाते हैं। तो यहाँ पे मेन जो गांधी जी की जो पत्रिका थी, जैसे हरिजन होगी और नेशनल हेराल्ड को टोटली बैन किया जाता है, उनकी मैगजीन्स और बुक्स को टोटली बैन कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार से मोटिवेशन थी लोगों के लिए।
ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ के जो लोग होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करने लग जाते हैं। वो पुलिस स्टेशन को तबाह कर देते हैं, कोर्ट्स में आंदोलन करते हैं या प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, और अलग अलग जगह पे अटैक करते हैं, रेलवेज पे अटैक करते हैं। कई लोग तो रेलवे ट्रैक को हटा देते हैं, कई लोग रेलवे ब्रिजेस को हटा देते हैं। मतलब जितना वो कर सकते हैं परेशान इन ब्रिटिशर्स को, वो पूरी कोशिश एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं और ब्रिटिशर्स के नाक में दम कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ थी कि देखो, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप एक लोकल एरिया पे, यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि अपनी लोकल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई थी। लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम पैरेलल गवर्नमेंट भी कहते हैं। यहाँ के क्या थे, यहाँ में ये होता क्या था कि जो गवर्नमेंट जो लोग थे, जो भी इंडियंस लोग जो गवर्नमेंट सर्विस दे रहे थे, तो यहाँ पे वो टोटली वो खाली कर देते हैं या तो उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसे ही वो ब्रिटिश से लोकली आज़ाद हो जाते हैं, टेम्पररी। ठीक है, वहीं के लोग तुरंत, क्योंकि यहाँ पे तब तक ब्रिटिश ने कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया था, और कुछ लोग वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स आज़ाद हो जाती है। तो जैसे कि अब हम बात करते हैं कौन कौन सी जगह थी ऐसी, जैसे कि मिंदापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, ठीक है, और ये अपना त्रिहुत डिवीजन ऑफ बिहार, ठीक है, त्रिहुत डिवीजन ऑफ बिहार, ओके, ठीक है, सतारा महाराष्ट्र, ओके, बालिया यूपी, ओके। तो ऐसे जो लोकल एरियाज़ है वो अपनी गवर्नमेंट स्टार्ट कर देते हैं और ब्रिटिशर्स से अलग होने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम भी ब्रेक कर दे। सारे जो टेलीग्राम चलते थे सबको वो कम्युनिकेशन को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अब बताओ, अब यहाँ तक तो सब समझ में आ रहा है कि चलो इंडियंस लोग ये कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई ब्रिटिश लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं, और साथ ही साथ कुछ लोगों पे शूट भी कर देते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा दर्दनाक डिसीजन था, जिसमें बहुत लोग की डेथ भी हो जाती है। तो ऐसी चीज़ थी। तो अब क्या होता है, यहाँ पे तुरंत फिर जो लीडर्स होते हैं कांग्रेस के, तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करते इस चीज़ का, नॉट रिस्पॉन्ड, ठीक है, रिस्पॉन्ड नहीं करते। वो अब यहाँ से क्या स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हम तो कुछ अलग करेंगे, अब हम बनाएंगे अंडरग्राउंड नेटवर्क, क्योंकि अगर हम कुछ करेंगे तो लोग जेल में डाल देंगे, तो उसके ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास। तो अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाते हैं, जिसमें जहाँ से वो रेडियो चालू करते हैं और मैगजीन्स वगैरह स्टार्ट करते हैं, और देश में एक मोटिवेशन बनाए रखते हैं कि भाई हमें इनसे आज़ाद होना है। अब इसमें कौन कौन से लीडर सामने आते हैं, जैसे कि अरुण असफ अली, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। तो आप इसमें याद रखिएगा अरुण असफ अली जी, ठीक है, बीजू पटनायक, ओके, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, सुचेता कृपलानी जी, राम मनोहर लोहिया जी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। तो ये सारे लीडर्स यहाँ पे सामने आते हैं और ये मूवमेंट को अंजाम देते हैं। कौन सा मूवमेंट है ये, अंडरग्राउंड नेटवर्क स्टार्ट, ठीक है, यहाँ पे अंडरग्राउंड नेटवर्क स्टार्टिंग कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, वहीं पे एक बहुत फेमस उषा मेहता जी सामने आती है, जो कि जिनका एक रेडियो स्टेशन चलाती हैं, वो रेडियो स्टेशन जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। यहाँ से वो ब्रॉडकास्ट करती है, जिसका सिग्नल मुंबई में ब्रॉडकास्ट करती है, वो मुंबई से मद्रास तक इसकी फ्रिक्वेंसी थी, ठीक है। तो उस ज़माने में कम्युनिकेशन सिस्टम, और आज भी कम्युनिकेशन सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट है कि लोगों के मन में एक ओपिनियन बना देता है किसी भी सरकार के प्रति, एक ओपिनियन बन जाता है लोगों का, लोग मोटिवेट रहते हैं, एक ज़रिया रहता है अपनी बात पहुंचाने का, लोगों को मोटिवेट करने का, सच्चाई सामने रखने का। कम्युनिकेशन बहुत बड़ा हथियार है, ठीक है। तो ये जो रेडियो होता है, ये मुंबई से मद्रास तक के इसका संपर्क रहता है। अब होता यूँ है कि ये जब चलता है तो इसमें मेन स्पीचेस वायरल होते हैं, जैसे कि राम मनोहर लोहिया की और पुरुषोत्तम त्रिकमदास जी के स्पीचेस इतने नेशनलिज्म की आग भर देते हैं लोगों में। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसका पता चल जाता है और इस पर टोटली वो बैन लगा देते हैं, और उसके बाद वो कुछ प्रोटेस्ट करने ही वाले थे आगे कि भाई कुछ करना है। जब ये बात ब्रिटिश तो की मूवमेंट शांति नहीं हो रहा था, तो ये ब्रिटिश जाते हैं गांधी जी के पास, और गांधी जी के वो बोलते हैं भैया आप कुछ करो, या तो कंडेम करिए आप यहाँ
पे ये मूवमेंट के खिलाफ आप कंडेम जताइए, चीज़ें करिए, कुछ तो करिए आप तो। पर गांधी जी बोलते हैं ना, हम तो कुछ नहीं करेंगे। तो गांधी जी बोलते हैं भैया मैं कुछ तो करने वाला नहीं हूँ, बट मैं 21 डे के फास्ट पे चल जाता हूँ। और गांधी जी की हालत वैसे ही ख़राब थी। अगर गांधी जी को उस समय कुछ हो जाता तो फिर और ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रिटिशर्स को बैकलैशेस मिल जाते हैं। तो ये 21 डेज़ के फास्ट पे चल जाते हैं, जिससे कि जनता और ज़्यादा प्रोटेस्ट के मूड में जाती है कि भाई हमारे गांधी जी को आप ऐसे कर रहे हो, और हमारे गांधी जी को कुछ हुआ तो छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। तो ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं। तो वहीं पे कुछ वॉइसरॉय जो थे, जो वॉइसरॉय काउंसिल में थे, वहाँ के जो काउंसिल्स के जो हिंदू वॉइसरॉय थे, मतलब इंडियंस वॉइसरॉय थे, जैसे कि MS NA NR सरकार, HP मोदी, ये सारे जो काउंसिल 3 मेंबर थे काउंसिल के वाइसरॉय के, ये यहाँ पे रिज़ाइन कर देते हैं अपना ये सीट्स, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी के लिए वो रिज़ाइन करते, क्योंकि उन्हें तो कुछ क्विट इंडिया मूवमेंट में कुछ करा ही नहीं था। पहली बात, उन्हें कोई अपोज भी नहीं किया, बस वो सरकार के साथ चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे गांधी जी की बात आई तब उनने इस मूवमेंट को अपोजिट करने की कोशिश करी, मतलब बोला कि भाई हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, ब्रिटिश का साथ नहीं देंगे, अब हम देंगे साथ हमारे इंडियंस का। साथ भी नहीं देंगे, बस रिज़ाइन कर दिया था उन्होंने, ठीक है। तो लॉर्ड लिंथिंगो जो थे, अब गांधी जी की हालत इतनी ख़राब होती थी, तो लॉर्ड लिंथिंगो ऑर्डर देते कि इनको हॉस्पिटल में मूव आउट किया जाए। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे फिर जब हॉस्पिटल जाते हैं तो उसके बाद फिर गांधी जी के हॉस्पिटल जाने के बाद ये मूवमेंट उतना ज़्यादा चलता नहीं है, और मतलब नॉट सो सक्सेसफुल मूवमेंट। बट इस सबके बीच में एक आग पैदा कर देता है नेशनलिज्म की, पब्लिक मोरल क्रिएट कर देता है, एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स कवर करता है। तो ये सारे फाउंडेशन क्रिएट करता है इंडिपेंडेंस की, और लोगों में यूनिटी क्रिएट करता है। तो अब आप पूछोगे कि भाई चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि भाई इसका इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है, नेशनलिज्म की भावना आ गई है, पब्लिक मोरल इंक्रीज हो चुका है, एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स भी बढ़ चुके हैं। पर इसमें आप बताइए कि भाई इसमें कौन नहीं थे, पार्टिसिपेशन में नहीं थे। तो अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि भाई इसमें कौन पार्टिसिपेशन में नहीं थे। तो देखिए, इसमें नहीं थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं की थी उन्होंने। क्योंकि इसका रीज़न ये था कि देखो, रशिया के साथ था हमारा ब्रिटेन, मतलब रशिया साथ दिया था ब्रिटेन का, और रशिया एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसलिए वो कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। और मुस्लिम लीग का तो अपना था कि भैया हमें तो अलग ही देश बनाना है, पाकिस्तान, क्या ही बोले उसके बारे में। अब हिंदू महासभा चाहती थी कि आप ब्रिटिश का सपोर्ट करो, और उससे हमें इक्विपमेंट्स मिलेंगे, ट्रेनिंग मिलेगी, और उनका एक अलग व्यू था, है ना। और फिर अपने इंडियन ब्यूरोक्रेट्स भी इतना खास सपोर्ट नहीं करे इस चीज़ का, ठीक है, मतलब सिविल सर्वेंट्स, उन लोग भी इतना सपोर्ट नहीं करे इस चीज़ का। तो कुल मिला के ये मूवमेंट उतना सक्सेसफुल तो नहीं रहा, बट एक प्रकार से पूरे ऑल ओवर द इंडिया एक नेशनलिज्म की भावना उसने जनरेट करी, और ये जो थे, इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। तो अब हम इसके फटाफट फैक्ट कवर करते हैं। देखिए, बैकग्राउंड में हमने बात की थी कि देखो, इसको हम भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं हिंदी में। 8 अगस्त 1942 में ये लॉन्च हुआ था। किसकी लीडरशिप में हुआ था? महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में हुआ था, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, डिस्कनेक्ट। अब क्या हुआ था इसके कारण कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन फेलियर हो गया था, एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल एंड इकोनॉमिक हार्डशिप चल रही थी, इन्फ्लुएंस ऑफ अर्लियर मास मूवमेंट एंड इंक्रीजिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। लॉन्च की लीडर्स कौन थे? महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, सरोजिनी नायडू, ये सारे लीडर्स थे। अब इसके मेन डिमांड्स क्या थी? एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, भैया तुम ख़त्म करो ब्रिटिश रूल, या फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट आफ्टर ब्रिटिश विड्रॉल, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाओ ब्रिटिश अगर चले जाएंगे तो। नेचर ऑफ द मूवमेंट वॉज नॉन वायलेंट था, मार्क्ड बाय स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, सैबोटेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट लाइन। द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड विद मास अरेस्ट एंड ब्रिचुअल सप्रेशन। तो बहुत गंदा उन्होंने रिस्पॉन्स दिया था ब्रिटिश लोगों ने। ब्रिटिश रिस्पॉन्स ने यहाँ पे क्या किया था? इमीडिएट अरेस्ट ऑफ गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था ऑन 9 अगस्त 1942, इम्पोजिशन ऑफ कर्फ्यू, सेंसरशिप, मार्शल लॉ, है ना, ये सारी चीज़ें नहीं लगाई थी। थाउजेंड ऑफ प्रोटेस्टर जेल्ड, और बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया था। अब इसमें वुमेन का क्या रोल था? यहाँ पे वुमेन लाइक अरुणा सर्पल्ली, उषा मेहता जी ने अंडरग्राउंड रेडियो स्टार्ट किया था, लाइक सुचित्रा कृपलानी प्लेड अ मेजर रोल्स।
ठीक है, स्टूडेंट और यूथ ने पार्टिसिपेट किया था, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया था, प्रोटेस्ट मार्चेस किए थे। रीजनल पार्टिसिपेशन कौन कौन से किए थे, जैसे बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल, कर्नाटका, ये सारे लोग एक्टिव थे, सारे स्टेट एक्टिव थे। पहला गवर्नमेंट बलिया यूपी में इस्टेब्लिश हुई, सतारा महाराष्ट्र में, तामलुक बंगाल में इंपॉर्टेंट है, इस्टेब्लिश हुई थी। अब इसका इम्पैक्ट ये निकला कि सप्रेस हो गया मूवमेंट, demonstrated the resolves of Indians for independence. It unified people across the country and made a British realized that ruling India without Indian consent was impossible. मतलब भाई ब्रिटिश को समझ में आ गया था कि भाई अब इंडिया की मर्जी के बिना हम यहाँ पे रूल नहीं कर सकते हैं, और इंडिया में यूनिटी क्रिएट हो चुकी थी। अब इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे हो जाती है 8 अगस्त 1942 में, जहाँ पे रिजोल्यूशन पास होता है बॉम्बे में। 9 अगस्त में गांधी जी अरेस्ट हो गए थे और बाकी लीडर्स भी। यहाँ पे नेशन डू और डाई नेशन का हमें क्या मिला था, स्लोगन मिला था, कहाँ पे, ग्वालियर टैंक पे गांधी जी ने दिए थे। अब क्रिटिकल एवेल्यूशन क्या करते हैं हम इसका, कंप्लीट ऑर्गेनाइज मूवमेंट ड्यू टू इमीडिएट अरेस्ट। ठीक है, हाईलाइट द शिफ्ट ऑफ कांग्रेस फ्रॉम प्रोटेस्ट टू आउटराइट डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस। डिस्पाइट सेपरेशन इट लेड द फाउंडेशन फॉर पोस्ट वॉर नेगोशिएशन। ओके, अब क्यों फैक्ट्स रिवाइज करते हैं। देखिए कब लॉन्च हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, प्लीज़ याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 में। किसने स्लोगन दिया था, डू और डाई, हमारे गांधी जी ने। मेन लीडर हु वाज द मेन डिमांड, व्हाट वाज द मेन डिमांड, मेन डिमांड क्या थी यहाँ पे कि इमीडिएट विड्रॉल ऑफ ब्रिटिश, यहाँ पे ब्रिटिश लोग चले जाए यहाँ से, बस ये डिमांड थी। हु ऑपरेटेड अंडरग्राउंड रेडियो ड्यूरिंग द मूवमेंट, कौन ने ऑपरेट किया था, उषा मेहता जी ने ऑपरेट की थी अंडरग्राउंड रेडियो। विच प्लेसेस हैड पैरेलल गवर्नमेंट्स, पैरेलल गवर्नमेंट्स कहाँ थी, बलिया यूपी, सतारा महाराष्ट्र एंड तामलुक, ये सारी जगह एक पैरेलल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई थी। सो गाइज हमने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यूटनर मूवमेंट बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म में समझा। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा होगा सेशन तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आई होप कि आप ये मेरा एफर्ट समझ पा रहे हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।